दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने अपनी एजीएम की डेट का ऐलान कर दिया है और साथ में शेयर होल्डर के लिए रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दी है। साथ में कंपनी ने यहाँ पे अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश की है। कंपनी ने पिछले एक साल में क्या क्या अचीव किया है और आने वाले समय कंपनी क्या करने जा रही है वो सारी जानकारी शेयर की गई। ट्राइडेंट लिमिटेड जो बहुत मजबूत कंपनी है टेक्सटाइल सेक्टर की, लेकिन अब आप देखें तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है ग्लोबल मार्केट की। जैसे कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने आप टैरिफ बढ़ा दिया तो जिसका असर देखने को मिला। ट्राइडेंट 30 से भी नीचे आ गया है, जो 70 तक पहुंचा था। स्टॉक इस समय 28 के आसपास है। आगे की क्या संभावना बनेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम यहाँ पे रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अनिल अंबानी का जो आप देखें जो मामला जो ईडी में था वहाँ पे पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। कहाँ पे पहुंचा ये मामला और क्या ये आंच अनिल अंबानी तक आने वाली है, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जहां पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इस रिजल्ट के बाद क्या संभावना बन रही है उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ में हम यहाँ पे करूर वैश्य बैंक लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है Q1 के बाद। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 28.93 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 3.53% की बड़ी गिरावट देखने को मिला। स्टॉक 30 से भी नीचे आ गया है। पैनिक सेलिंग शुरू हुई है एक तरह से देखें तो। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी ने अपनी 35वीं एनुअल जनरल मीटिंग है उसकी रिपोर्ट जारी किया, साथ में एनुअल रिपोर्ट भी यहाँ पे पेश कर दी है। तो ये देख सकते हो कंपनी की जो 35वीं एनुअल जनरल मीटिंग है वो 23 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी होगी और ऑडियो विजुअल के माध्यम से भी होगी, जिसमें आप देखें तो कंपनी के जानकार जो भी हों, कंपनी से संबंधित जो लोग हैं उनको एक मौका होगा रिजल्ट को समझने का और कंपनी का मैनेजमेंट हर सवाल के जवाब देगा। तो यहाँ पे ई वोटिंग लाइन जो खुलने जा रही है, आप देख सकते हो कि बुधवार को खुलेगी 20 अगस्त को सुबह 10 बजे, और ई वोटिंग जो लाइन ख़त्म होगी वो फ्राइडे को होगी 22 अगस्त को 5 बजे शाम को। तो ये 3 दिन का आपके पास मौका होगा। आप भी अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आप इस वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी कट ऑफ डेट अगर देखें तो वो 16 अगस्त 2025 है, शनिवार। इसका मतलब है कि 16 अगस्त के पहले पहले जिनके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे एलिजिबल है, वो वोटिंग राइट है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बुक क्लोजर की जो डेट यहाँ पे है वो मंडे से होगा 18 अगस्त 2025 से 23 अगस्त शनिवार तक। तो ये सारी जानकारी शेयर कर दी गई है। अब कंपनी ने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश किया उसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें अगर देखें तो कंपनी का नेट डेट कंपनी ने काफ़ी कम कर लिया है। इस समय कंपनी का जो टोटल देखें तो नेट डेट 6,237 मिलियन है और ये डेट इक्विटी रेशियो इंप्रूव हुआ है 0.40 जो पहले 0.57 था। तो कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करी है, ये बहुत अच्छी बात है। एबिटाडा ग्रोथ देखें तो 13.7% के आसपास रहा है और 3.46% की रिवेन्यू ग्रोथ रही है। तो रिवेन्यू ग्रोथ और एबिटाडा सुधरा ही है। और यहाँ पे कंपनी का इस समय जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो 53% है और यही इसके लिए सबसे बड़ी इस समय प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी समय प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारे वार चल रही है, टैरिफ का अलग से प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा इस समय मुसीबत झेलनी पड़ रही है। लगातार कंपनी का कंसिस्टेंट जो डिविडेंड पे आउट है वो 0.36 रुपीज़ का इन्होंने दिया फाइनेंस 2024-25 के लिए। काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी, आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। अब यहाँ पे देखो कि कंपनी जो स्ट्रॉ बेस पेपर बनाती है वो ग्लोबल मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पे है इस समय और कंपनी की 100+ कंट्रीज में प्रेजेंस है इस समय। 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी की और 25 ई कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध है कंपनी। और आप देखें तो इंटीग्रेटेड होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में लीडिंग कंपनी है। वर्ल्ड क्लास इनके पास टेक्नोलॉजी है जिसका फ़ायदा देखने को मिला बिजनेस में। कंपनी के टोटल इनकम की बात को लगातार बढ़ रही है। आप देख ही सकते हो कि कंपनी की फाइनेंस 2020-21 में जो इनकम थी वो 45,353 मिलियन रुपीज़ के आसपास थी, जो फाइनेंस 2024-25 में बढ़ के 70,253 मिलियन रुपीज़ के आसपास पहुंची है। तो ये देखिए 9.101% का CAGR देखने को मिला है। एबिटाडा की बात करें तो देख सकते हो कि फाइनेंस 2020-21 में 8,270 मिलियन रुपीज़ के आसपास था, जो फाइनेंस 2024-25 में 9,611 मिलियन रुपीज़ तक पहुंच गए। तो यहाँ पर भी 3.1% की CAGR में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो एबिटाडा सुधरा है पिछले 4-5 सालों में। अब यहाँ पे
कंपनी का आप देखें जो नेट डेट है तो वो 9,101 मिलियन रुपीज़ का है। टोटल एसेट 71,293 मिलियन रुपीज़ है और कैश अगर देखो 6,657 मिलियन रुपीज़ का है। तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 15 प्लस है। होम टेक्सटाइल वीविंग कैपेसिटीज़ की 1,100 लूम्स की है, जिसमें बात लिनन बेड लिनन का प्रोडक्शन होता है और 7.9 लाख यहाँ पे यान है कंपनी के। उसके अलावा स्पैंडलर्स की बात करें तो कंपनी के पास इस समय काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है और आप देखें तो पेपर प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1,75,000 TP है। तो ये क्लियरली देखो कि बिजनेस बहुत अच्छा है, लगातार ग्रो कर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय ट्राइडेंट फिर बेहतर करेगा। चलते हैं रिलायंस पावर की तरफ। तो 50.21 पर क्लोजिंग थी, 5% की लोअर सर्किट लगी स्टॉक के अंदर। तो अनिल अंबानी के फ्रॉड वाला जो मामला है उसमें पहले गिरफ्तारी ईडी की तरफ से हो चुकी है। MD को कंपनी का गिरफ्तार किया गया। तो ईडी ने देख सकते हो कि फर्जी बैंक गारंटी जारी करने वाले गिरोह के संचालन के रूप में आरोप में ओडिशा की एक मैनेजिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार कर दिया है। रिलायंस समूह की कंपनी के कथित तौर पर से 68 करोड़ रुपए की गारंटी प्रदान की गई थी और जो सूत्रों से खबर निकल के आ रही है कि यहाँ पे जांच एजेंसी ने यहाँ पे जो शुरुआत की है उसमें भुवनेश्वर स्थित बिस्वाल ट्रेड लिंक कंपनी के खिलाफ छापेमारी शुरू की थी। तो बिस्वाल ट्रेड लिंक के प्रबंधक निदेशक पार्थ सारथी बिस्वाल को धन शोधन निवारण अधिनियम PLA के तहत शुक्रवार को भुवनेश्वर से हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया कि अदालत ने उन्हें 6 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी द्वारा PMLA के द्वारा तक केस दर्ज किया गया है। तो ये पहली गिरफ्तारी हुई है अनिल अंबानी के इस पूरे मामले में। तो फ्राइडे को ईडी ने भुवनेश्वर स्थित 3 परिसरों और कोलकाता स्थित एक सहयोगी कंपनी की तलाश की थी और आरोप है कि ये कंपनी 8% कमीशन लेकर फर्जी बैंक गारंटी जारी करने का काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि रिलायंस पावर की सहायक कंपनी रिलायंस NUBS लिमिटेड की ओर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को जमा की गई 68.2 करोड़ की बैंक गारंटी फर्जी पाई गई है और कंपनी का नाम पहले महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड में था। तो ये मामला फिर गड़बड़ हो सकता है रिलायंस पावर का, जिनको टेंडर प्राप्त हुआ है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन की तरफ से। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो बैंक गारंटी का मामला था वो फर्जी साबित हो रहा है। ऐसे में अनिल अंबानी की कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है रिलायंस पावर के लिए और ये आने वाले समय और दबाव की स्थिति बना सकता है। तो यहाँ पे ईडी की छापेमारी में जो पता चल रहा है कि कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन का पता चला है, जिसकी जांच की जा रही है। आरोप है कि कंपनी के कई ऐसे बैंक खाते थे जिन्हें उसने अघोषित कर रखा है। इन खातों में उसकी घोषित आमदनी के मुकाबले कई ज़्यादा लेनदेन किए जा रहे हैं। एजेंसी को कंपनी के करीब 7 अघोषित बैंक खातों का पता चला है कि ओडिशा स्थित मूल ईमेल डोमेन की जगह दूसरे ईमेल डोमेन का उपयोग करी थी, ताकि ये दिखावा किया जा सके कि यह संदेश देश के सबसे भ्रष्ट ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भेजा जा रहा है। तो देखना होगा कि क्या आगे स्थिति बनती है, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका रिलायंस पावर के लिए कि जो उन्होंने बैंक गारंटी दी थी उनकी NU सब के जो कंपनी रिलायंस NU के लिए, वो फिलहाल फर्जी साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अब चलते हैं JP पावर की तरफ। तो 20.14 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 4.19% की बड़ी गिरावट हुई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि JP एसोसिएट जो इसकी प्रमोटर कंपनी है उसके COC की मीटिंग हो चुकी है 1 अगस्त को और इसकी जानकारी कल 2 अगस्त को एक्सचेंज को दी गई है, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी की तरफ से कुछ फैसले लिए जा रहे हैं। आगे आने वाले समय एक बिडर को फाइनल किया जाएगा, जिसमें आप देखें तो 4-5 बिडर है बड़े, जिसमें अदानी ग्रुप शामिल है, डालमिया भारत, वेदांता भी है। तो इनमें से कोई एक बिडर होगा। तो ये आने वाली 1-2 और मीटिंग के अंदर फाइनल हो जाएगा कि कौन है नया प्रमोटर बनेगा JP पावर का। अब JP पावर ने अपना रिजल्ट भी दिया, रिजल्ट इस बार बेहतर रहा है। अगर आप बात करें नेट सेल्स की तो मार्च 2025 में 1340 करोड़ के आसपास था, जो जून 2025 में 1583 करोड़ तक पहुंचा, जिससे नेट सेल्स बढ़ा है। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 952 करोड़ का खर्च था मार्च 25 में, जो जून में बढ़ के 981 करोड़ तक पहुँचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 388 करोड़ का बनाया था मार्च 2025 में, जो जून में 601 करोड़ तक पहुँचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है। अदर इनकम 25 करोड़ के आसपास थी मार्च 25 में, जो जून में 47 करोड़ तक पहुंची है। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 200 करोड़ का बताया था मार्च 25 में, जबकि जून में 434 करोड़ तक पहुंचा है, यानी प्रॉफिट दुगुना हुआ है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 155 करोड़ का बताया मार्च 25 में, जो जून क्वार्टर में इस बार 277 करोड़ तक पहुँच गया। अब EPS की बात करें 0.23 रुपीज़ के आसपास था मार्च 25 में, जो जून में 0.41 रुपये तक पहुंचा। कुल मिला के प्रदर्शन बेहतर हुआ है और आने वाले समय उम्मीद है कि JP पावर बेहतर कर सकता है। उम्मीदें काफ़ी अच्छी है स्टॉक को लेकर। अब हम चलते हैं करूर वैश्य बैंक लिमिटेड की तरफ। 258 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 2.07% की गिरावट देखने को मिली। तो कंपनी अब 1/5 के रेशो में बोनस शेयर जारी करने जा रही है। 30/7/2025 को इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसकी जो एक्स बोनस डेट है 26/8/2025। तो इसका मतलब ये है कि
26/8/2025 के पहले पहले जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे वो सारे करूर वैश्य बैंक के शेयर होल्डर यहाँ पे बोनस के हकदार होंगे। तो एक अच्छा मौका आ रहा है। कंपनी ने अपना क्वार्टर वन दिया, काफ़ी अच्छा है। जून 2024 में 2673 करोड़ का रेवेन्यू था, जो जून 2025 में 3016 करोड़ तक पहुंचा है। वैसे मार्च में 3025 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हल्की कमी आई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे अच्छा खासा रेवेन्यू बढ़ा है। और बात करें प्रॉफिट की, तो जून 2024 में 459 करोड़ के आसपास बता था टोटल प्रॉफिट, जो जून 2025 में 521 करोड़ तक पहुंचा है और मार्च में 513 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट भी बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। कुल मिला के करूर वैश्य बैंक का कामकाज अच्छा है और ऐसे में आने वाले समय ये बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।